कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 10 जय बणु। बोर्ड एग्जाम के लिए जो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फिर है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। फिर है प्रश्न, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरित करता है वो होता है जाइमेज। इसके बाद है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। फिर है प्रश्न, बहुधा प्रायोजित डाइसैकराइड अणु का सूत्र होता है तो ये होता है C12H22O11। इसके बाद है राइबोज शर्करा राइबोज के संबंध में निम्न कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ये असत्य है। इसके बाद है विटामिन B12 में धातु होती है तो इसके में जो धातु पाई जाती है वो है कोबाल्ट। फिर है रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है तो ये बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। फिर है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। फिर है, उपापचयी विधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। फिर है विटामिन B2 है तो ये राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, रासायनिक नाम। फिर है विटामिन सी की कमी से होता है तो ये स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद है, सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, ये होते हैं एटीपी। फिर है, दूध में उपस्थित डाइसैकराइड है तो ये होता है लैक्टोस। फिर है, आरएनए में नहीं पाया जाता तो ये होता है थायमिन नहीं पाया जाता। फिर है, एंजाइम होते हैं तो एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक होते हैं। फिर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर। तो इसमें है, विटामिन के का स्रोत बताइए। तो हरे पत्तेदार सब्जियां इसका स्रोत होती हैं। फिर है, खून का थक्का न जमने के लिए उत्तरदायी है। तो विटामिन के या इसी का जो रासायनिक नाम है फाइलोक्यूनॉन, इसको भी लिख सकते हैं। फिर है, अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो ये जो बंध जोड़ता है उसका नाम है पेप्टाइड बंध। मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं? तो इनकी संख्या 10 होती है। फिर है, सेल्यूलोज किस ग्लूकोज का रेखी बहुलक है? तो ये बीटा ग्लूकोज का रेखी बहुलक है, ये बीटा लिख देना है। फिर है, आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरिमिडीन होता है? तो ये यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन के स्थान पर। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की इकाइयां आपस में एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। फिर है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइब्रिनोजन। फिर है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण लिखिए। ये होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर है, दूध में उपस्थित डाइसैकराइड शर्करा क्या कहलाती है? ये कहलाती है लैक्टोज। फिर हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न है, ग्लूकोज ऑक्सीकरण में एटीपी के खाली स्थान अणु उत्पन्न होते हैं तो ये 38 अणु उत्पन्न होते हैं। फिर है, ग्लाइसेमिया में रक्त में खाली स्थान की मात्रा बढ़ जाती है शर्करा की। फिर खाली स्थान की कमी से आँखों का रोग होता है विटामिन ए की कमी से। आयोडीन की कमी से खाली स्थान रोग होता है, ये घेंघा रोग होता है। फिर रक्त संपूर्ण शरीर के ताप को खाली स्थान बनाए रखता है, एक समान बनाए रखता है। खाली स्थान हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है तो ये इंसुलिन हार्मोन है। फिर खाली स्थान रक्त के थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है तो ये विटामिन के है। फिर अमीनो अम्ल खाली स्थान की मौलिक इकाई हैं तो ये प्रोटीन की मौलिक इकाई होते हैं। फिर है, खालिस्तान डीएनए में नहीं पाया जाता तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। फिर हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है, ये संकुल यौगिक है।
इस तरह से इनकी जोड़ी खाली स्थान भरना है। अब हम देख लेते हैं जोड़ी मिलाने का। तो यहाँ पर रतौंधी है, तो जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है सूखा रोग, तो सूखा रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। फिर है बंध्यता, तो ये बंध्यता होता है विटामिन बी की कमी से। फिर है बेरी-बेरी, तो ये बेरी-बेरी जो होता है विटामिन बी1 की कमी से है। इसके बाद यहाँ पर है अरक्तता, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं, तो ये अरक्तता होता है विटामिन बी12 की कमी से। फिर है 6 नंबर बालों का झड़ना, तो ये किससे होता है? बायोटीन से। फिर है दूध, तो दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। फिर है विषम पॉलीसैकेराइड, तो ये क्या होते हैं? ग्लाइकोज। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। तो ये 1 अंक के प्रश्न थे। इसको इस तरह से तैयार करना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए, माने जोड़ी वाला खाली स्थान में या विकल्प में या किसी भी फॉर्मेट में आपसे बन जाए, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए, आपसे बन जाए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ 2 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो वे पदार्थ जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं, अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर ये यौगिक देते हैं, या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड दे दे या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन दे दे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? तो यहाँ पर समझिए, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। इन्हें जल अपघटन द्वारा अधिक सरल अणुओं या कार्बोहाइड्रेटों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मोनोसैकेराइड होते हैं। ये एल्डोज और कीटोज प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो एल्डोज कहलाता है, जिसमें कीटोन समूह उपस्थित हो कीटोज कहलाता है। जैसे एल्डोहेक्सोज, तो इसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मेनोज है, C6H12O6 इस तरह से है। इसके बाद कीटोहेक्सोज होते हैं, तो ये फ्रेक्टोज है, सार्बोज है, ये C6H12O6 ये भी इनका सूत्र होता है। बस इसके में जो है कीटोन समूह होगा, इसमें जो है एल्डिहाइड समूह होगा। आगे हम देख लेते हैं डाइसैकेराइड क्या है। तो किसी सामान्य डाइसैकेराइड का अणुसूत्र लिखिए। तो डाइसैकेराइड वह शर्करा है जो मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से संयुक्त होने पर बनते हैं या जल के एक अणु के निष्कर्षण द्वारा बनते हैं। दोनों मोनोसेक्राइड प्राय हेक्सोज होते हैं तथा इनमें से एक ग्लूकोज होता है। इस प्रकार एल्डोज एल्डोज तथा एल्डोज कीटोज प्रकार के डाइसैकेराइड पाए जाते हैं। इन डाइसैकेराइडों का जो अणुसूत्र होता है C12H22O11 होता है। जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये डाइसैकेराइड की श्रेणी में आते हैं। फिर ये कार्बोहाइड्रेट का अगला जो प्रकार है वो है पॉलीसैकेराइड। इनके 2 उपयोग हमको बताना है। तो पॉलीसैकेराइड अत्यंत जटिल पदार्थ है जो मोनोसैकेराइडों के संघनन या बहुलीकरण द्वारा बनते हैं। इनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, जिनका आणविक द्रव्यमान कुछ हजार से लेकर के कई लाख तक हो सकता है। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है, वास्तव में N माने इतना गुना बढ़ सकता है, जिसमें N का मान 12 से कई हजार तक होता है। पॉलीसैकेराइड के 2 प्रमुख उदाहरण हैं स्टार्च और सेलुलोज। तो यदि आपसे पूछ दे, यहाँ पर इकट्ठा प्रश्न कर दे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करिए, यहीं पर आपको समझना है, ये सारे चीज़ों को मिला देंगे तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा भी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी हो जाएंगे। तो यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से समझ के लिख देना है, मोनोसैकेराइड के बारे में, डाइसैकेराइड के बारे में, पॉलीसैकेराइड के बारे में। अब देखिए अगला प्रश्न है, इन्वर्ट शर्करा किसे कहते हैं? तो शर्करा दक्षिण ध्रुवर घूर्णक डी या प्लस होता है, परंतु जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइडों का एक सम अणुक मिश्रण प्राप्त होता है, जो वाम ध्रुवर घूर्णक एल या माइनस हो जाता है। अतः प्राप्त ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण जो होता है वो इन्वर्ट शुगर कहलाता है। फिर देखिए, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के मुख्य 2 कार्यों का वर्णन करना है। तो चलिए देखिए, सेलुलोज जो पौधों में ही पाया जाता है, प्रमुखतः पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनाते हैं। स्टार्च पौधों में संग्रहित मुख्य पॉलीसैकेराइड हैं। स्टार्च बीजों में जमा होता है। जब तक कि वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वतः नहीं बना लेते हैं, तब तक उन्हें खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट जो है पौधों में 2 तरह से पाए जाते हैं, सेलुलोज और स्टार्च, और दोनों का काम अलग अलग होता है।
अब यहाँ पर देखते हैं ग्लाइकोजन क्या है, ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जंतुओं के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ये यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है जब शरीर का ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तब। फिर दूसरा ये है, ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन स्टार्च की तुलना में ज़्यादा शाखित होते हैं। ग्लाइकोजन श्रृंखला 10 से 14 ग्लूकोज इकाइयों से बनी होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है। इस तरह से इसमें दोनों में अंतर है। फिर इसके बाद देख लेते हैं प्रोटीन क्या है, तो इसको समझते हैं। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन बहुलक से बनते हैं। ये सभी जंतु तथा पादप के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। इस तरह से ये प्रोटीन की परिभाषा है। अब प्रोटीन में देखिए, अमीनो अम्ल और प्रोटीन में क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखते हैं अमीनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। सरल यौगिक जिनमें अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं। अमीनो अम्ल की संयोजन से डाईपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं। इसका उदाहरण है ग्लाइसिन, लाइसिन, ये अमीनो अम्ल हैं। और हीमोग्लोबिन और केसिन ये क्या है, प्रोटीन है। अब देखिए प्रश्न है, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। तो जब अंडे को उबाला जाता है तब प्रोटीन के विकृतीकरण तथा स्कंदन एच बंध द्वारा होता है, जिससे अंडे में उपस्थित जल अवशोषित हो जाता है। इस क्रिया में गोलिकाकार प्रोटीन अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक के हमको प्रकार लिखना है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल देखते हैं, अमीनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, ये आहार से प्राप्त होते हैं। उदाहरण है वैलीन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन आदि। अब यहाँ पर अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है, जैसे यहाँ पर है ग्लूसीन, एलानीन, ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, सेरीन, ये सभी अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब यहाँ पर 12वां नंबर का प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, यह हमारे शरीर में संचित नहीं होता क्योंकि ये मूत्र मार्ग द्वारा आसानी से निष्कासित हो जाता है। फिर है विटामिन सी का रासायनिक नाम, स्रोत, इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों का नाम लिखिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो स्रोत है संतरा है, नींबू है, आंवला है, टमाटर है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी, पायरिया, हड्डियों का कमजोर होना। इस तरह से यहाँ पर इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। फिर प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं। तो 3 तरह के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, तो स्मॉल आर आरएनए बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए, और अंतरण आरएनए, टीआरएनए। अब देखिए अगला प्रश्न, अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ज्विटर आयन संरचना के कारण अमीनो अम्ल उभयधर्मी स्वभाव के होते हैं। अमीनो अम्ल का जो स्वभाव होता है NH3 समूह के कारण होता है, तो यह क्षारीय गुण होता है, और COH जो होता है वो अम्लीय गुण होता है। इस तरह अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर जो ये COH है ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जो H3N है इसमें नाइट्रोजन जो होता है ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। इस तरह से ये ज्विटर आयन की तरह कार्य करते हैं। अब देखिए, जो प्रश्न 3 अंकों में आ सकते हैं उनको समझते हैं। तो यहाँ पेप्टाइड बंध बताना है, प्राथमिक संरचना बताना है प्रोटीन की, और प्रोटीन का विकृतीकरण बताना है। तो चलिए तीनों को समझते हैं। सबसे पहले पेप्टाइड बंध देखते हैं। पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है जो COH समूह का एक अमीनो अम्ल के तथा दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये 2 अमीनो अम्ल की इकाइयों का एक पेप्टाइड अणु में जोड़ देता है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ग्लाइसिन है, ये एलानीन है, और ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ग्लाई एला मिले, तो ये जो बीच में जुड़ा ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध होता है। तो पेप्टाइड बंध वही है जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह को दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह से क्या करता है, जोड़ता है, उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं।
अब प्रोटीन की बात करते हैं तो अमीनो अम्लों का ये बहुलक है जो अमीनो अम्ल के विशिष्ट क्रम के साथ बंधा होता है। अमीनो अम्लों का यह क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। अमीनो अम्ल के इस क्रम में कोई भी परिवर्तन एक अलग अलग प्रोटीन का निर्माण कर देता है। फिर इसके बाद समझते हैं विकृतीकरण। तो प्रोटीन को गर्म करने अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। ये विकृत हो जाता है, स्कंदित होकर अविलेय हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये ज़्यादा आता है, रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन में विभेदन कीजिए, अंतर कीजिए। तो देखिए इसमें रेशेदार में क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाती है जिसके कारण प्रोटीन का आकार गोलाकार होता है। गोलिकाकार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती है। तो ये कुंडलन होता है, इसमें रेशे जैसे बनाना है। इसके बाद है रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होता है, ये जल में विलेय होता है गोलिकाकार। रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होता है, ये प्रोटीन पीएच और मान के प्रति निष्क्रिय होता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख कार्य लिखना है। यह कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। यह जैव ईंधन की तरह कार्य करता है और जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण आप लिख सकते हैं, C6H12O6 CO2 ऑक्सीकरण होता है, तो 6CO2 +6H2O श्वसन क्रिया आपको लिखना है। समीकरण बने तो लिख सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित होता है जो जल अपघटित होकर आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सेलुलोज घास और पौधों में पाया जाता है जो घास चरने वाले जानवरों को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि जानवरों के शरीर में सेलुलोज को ग्लूकोज में जल अपघटित करने के विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक टेबल है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इनके नाम और एक एक स्रोत लिखिए। ये पूरे विटामिन हैं, लेकिन परीक्षा में जो विटामिन आएगा वही भर आपको पूरा लिखना है। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, अंडा, दूध, लीवर आयल, चावल की भूसी, गेहूँ, ईस्ट, ये इसमें लीवर ऑयल में पाया जाता है। इससे जो रोग होते हैं, रतौंधी, डर्मेटोसिस और बौनापन हो सकता है। विटामिन बी 1 थायमिन है, ये चावल की भूसी, गेहूँ, ईस्ट में और दूध सब्जी में पाया जाता है। इससे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन है, अंडा का पीला भाग, दूध, हरी सब्जी, इसमें पाया जाता है। डर्मेटोसिस और ग्लासिटिस होता है। विटामिन बी 4 जिसको निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं, ईस्ट, यकृत, दूध, मांस, हरी सब्जी में पाया जाता है। त्वचा का सूखापन, डायरिया, एनीमिया, इससे रोग हो सकते हैं। फिर विटामिन बी 10 है, फोलिक अम्ल है, ये ईस्ट से मिलता है और इसकी कमी से एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्मिन होता है, यकृत, ईस्ट, मक्का, पर्नीसियस एनीमिया, ये पर्नीसियस अनीमिया यहाँ पर लिखना है। रोग में मेरुदंड का कमजोर होना, ये 2 तरह की बीमारी करता है। फिर है विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टे फल, नींबू, हरी सब्जी, सलाद, स्कर्वी मसूड़ों का फूलना इसकी कमी से होता है। फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का ये से मिलता है। इससे जो है रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, बीज, फलियों, दूध, अंडे, प्रजनन की शक्ति में कमी हो जाती है इससे। अब चलिए यहाँ पर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में अंतर देना है। ये कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, तो इसको याद रखेंगे तो इसका वर्णन अलग से भी कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड आए तो मोनोसैकेराइड अलग से लिख सकते हैं, डाइसैकेराइड अलग से लिख सकते हैं, पॉलीसैकेराइड अंतर आए तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो देश के इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। इसका सामान्य सूत्र Cn+1H2nOn होता है। इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 होता है N, और ये पॉलीहेक्सोज जो है C5H8O4N पॉलीपेंटोज हैं। तो ये लिख सकते हैं। और इसमें 4 नंबर का है तो 4 अंतर, 2 नंबर आए तो 2 अंतर, इस तरह से लिखना। इसका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैकेराइड का। ये जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं। ये जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। ये जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। ये जल में अविलेय तथा स्वादहीन होते हैं। इनमें ग्लूकोसाइड बंध नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एक और इसमें पाए जाते हैं अनेक। ये हेमी एसिटल बनाते हैं, ये एसिटल बनाते हैं, ये रेखी तथा शाखायुक्त उच्च बहुलक हैं। और हेमी एसिटल और एसिटल दोनों नहीं बनाते हैं।
अब यहाँ पर भी महत्वपूर्ण एक प्रश्न है जिसमें हम डीएनए और आरएनए में अंतर देखेंगे। तो डीएनए में देखिए इसकी द्विहेलिक्स संरचना होती है या लिख सकते हैं ये द्विकुंडलित होता है। ये एकल हेलिक्स संरचना होती है मतलब एकल कुंडली होती है इसमें, एक सूत्री होता है ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसके पिरिमिडीन क्षार में मुख्य थाइमिन होता है, इसके थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में काम करता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन के निर्माण में होता है। प्रत्येक डीएनए एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है, यह केवल संदेश वाहक का कार्य करता है। इस तरह से इन दोनों में अंतर है। अब देखिए एनसीईआरटी बुक का जो पीछे का इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अपचायी शर्करा क्या है? अपचायी शर्करा कार्बोहाइड्रेट है जो फर्लिंग विलियन को अपचयित करके Cu2O का लाल अवक्षेप बनाते हैं तथा टॉलेंस अभिकर्मक से चमकदार धात्विक सिल्वर बनाती हैं। तो सभी मोनोसेक्राइड एल्डोज है तथा कीटोज है या डाइसेक्राइड सुक्रोज को छोड़कर अपचायी शर्करा होते हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों में लिख सकते हैं आप। अब प्रश्न है एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये बहुत विशिष्ट तथा अपनी क्रियाओं में दक्ष होते हैं। लगभग सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें अवश्य पढ़ लें। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको लिख करके देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को ये सारे वीडियो जो बन चुके हैं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक जो सारे इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसी से पढ़ लीजिए, इसी से आपकी अच्छे पर तैयारी हो जाएगी।